दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में इस समय पढ़ा रहा हूं और कल आप लोगों ने देखा था क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर पार्ट 1 और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें रह गई थी। कल मैंने आपको कई सारे महत्वपूर्ण पुरा स्थलों के बारे में बताया, जैसे मेहरगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गया, कुरनूल गुफाएं हो गई, यहाँ पे आग की खोज हुई थी। मैंने कल सारी चीजें आपको बताया, मैप में समझाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई, जैसे पाषाण काल क्या है, पाषाण काल के कितने प्रकार के, पाषाण काल को कितने प्रकार में बांटा गया है यह भी बताया था, सबका कालक्रम बताया था। तो वो सारी चीजें परीक्षाओं में आती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, चाहे पाषाण काल से रिलेटेड प्रश्न हो या पुरा स्थल से रिलेटेड प्रश्न हो। और वो पुरा स्थल से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको मैप में बताई हैं, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे बदलती जलवायु के बारे में, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसी हुई ये भी देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले, ये 12,000 साल याद रखना, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कल मैं जब आपको मध्य पाषाण काल पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि इसमें पर्यावरणीय बदलाव हुए, ठीक, बहुत सारे। और यहाँ पे लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। ठीक, जब गर्मी बढ़ेगी तो जलवायु बदलेगी, गर्मी बढ़ेगी तो घास ज्यादा उगेगी। ठीक, ये आपको पता है, नहीं पता है तो भूगोल में आगे बताऊंगा। ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन से ही बहुत सारी चीजें घटित होती हैं। ठीक, इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक, घास खाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो इस प्रकार के जितने भी जानवर हैं जो घास खाते थे वो उनकी संख्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब उन्हें घास खाने के लिए पर्याप्त रूप से मिलने लगी। जब उनका भोजन उनको पर्याप्त रूप से मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो स्वस्थ भी रहेंगे और ज्यादा लंबी आयु भी होगी उनकी। ठीक, ऐसे वो पहले भूखे मर जाते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ वैसे ही आप कह सकते हैं कि दुनिया का विकास ही चालू हो गया एक तरीके से। फिर सिर्फ मानव ही नहीं, तमाम जीव जंतु भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जानवर जितने भी हैं ये सब एक जगह पे इकट्ठा हुए, जहां पे क्या होता है, जहां पे घास के सीमित भंडार थे, घास बहुत ज्यादा जगी हुई थी, वहां पे ये सारे जानवर उस एरिया में आ गए। तो इन जानवरों का कोई शिकार भी तो करता था। मैंने आपको कल बताया वे लोग जो इन जानवरों का शिकार करते थे वे लोग भी इनके पीछे पीछे आए। ठीक, कल मैंने आपको जो बताया था कि आरंभिक मानव भी इधर उधर जाते थे उस टॉपिक में, तब आपको समझाया था कि वो इधर उधर क्यों जाते हैं। एक कारण ये भी था, कौन सा, कि जब जानवर जीव जंतु अपने भोजन के लिए कहीं जाते थे तो क्योंकि उन मानव, वो जो आरंभिक मानव थे, आदि मानव थे, वो जानवरों के पीछे पीछे आते थे, उनका शिकार करने की कोशिश करते थे। तब ये लोग जानवरों के पीछे पीछे आ गए और वहीं पे रहने लगे। रह के उन्होंने देखा लोगों ने कि गाय से दूध प्राप्त होता, मतलब अपनी जरूरत के अनुसार वो जानवरों को पालने के लिए सोचने लगे। जैसे भेड़ से हमें क्या मिलेगा, बकरी से क्या फायदा है। वो धीरे धीरे सारी चीजें जानने लगे क्योंकि वो वहीं रहने लगे जहां पर घास के मैदान, आप कह सकते हैं, घास पर्याप्त मात्रा में थी, वो लोग वहीं पे रहने लगे। ठीक है, आपको पिछली क्लास जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वही चैप्टर चल रहा है। ठीक, चैप्टर एक ही है इसलिए पूरा लिंक होता है जो मैंने आपको पहले समझा रखा है उससे। ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिए, तभी यहाँ पे बहुत अच्छे समझ आएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। ये नहीं कि पहले फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ लिया, फिर 9th 10th पढ़ लिया, फिर 6 to 8 पढ़ लिया, ऐसे नहीं, 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, समझ गए आप। खेती और पशुपालन की शुरुआत ये कैसे हुआ, खेती और पशुपालन की शुरुआत आरंभिक मानव ने कैसे की ये समझ लीजिए। उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कैसे उगे? प्राकृतिक रूप से उगे, किसी ने उगाया नहीं। कोई आके
आरंभिक मानव को ये नहीं बता गया कि ये धान है, ये गेहूं है, ये जौ है, ऐसे किसी ने नहीं बताया, वो खुद से जाने हैं। ठीक, कोई जैसे धान है वो अपने आप ही उगाया, गेहूं है वो अपने आप ही उगाया, जौ अपने आप उगाया। ठीक, लोगों ने अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा। देखो, गेहूं, जौ और धान के पौधे अपने आप उगना शुरू हुए, तो लोग, वो आरंभिक मानव ने इनको देखा और देखते रहे। मतलब एक लंबी प्रक्रिया होती है ना, जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल चल रही है तो एक लंबी प्रक्रिया है, तो वो लोग ये पूरी लंबी प्रक्रिया देखे हैं कि पहले बीज था, अब देखो पौधा हो गया है, फिर पौधा पक गया है। ठीक, फिर उससे दाने अपने आप गिर गए हैं नीचे, और जब दाने गिरे तो फिर दाने से पेड़ पौधा उगाया। ठीक, तो ये प्रक्रिया उन्होंने देखी और उसके बाद खुद से समझे कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, वो इन दानों की उपयोगिता समझ गए। ठीक है, तभी लोगों ने अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा, ऐसा माना गया है। ठीक, आशा है आप समझ गए हैं। घर के आसपास चारा रखा जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अब आप समझ लीजिए पशुपालन की शुरुआत कैसे की। पशुपालन की शुरुआत ऐसे की कि वो जब देखते थे कि ये गाय, मान लीजिए बकरी, भेड़, बारहसिंगा, हिरण, गाय, तो ये देखते थे कौन सा जानवर क्या खा रहा है। तो वो जानवर जो घास खाते थे, ये चारा में बहुत सारी चीजें आती हैं, पर मोटा मोटा ये होता है मेन मुख्य तौर पर घास। तो लोग अपने घर के बाहर घास का ढेर लगा देते थे, तो जिससे कुछ जानवर आके उन्हें खाने लगते थे, जिससे उन्होंने अपनी तरफ जानवरों को आकर्षित किया। ठीक है, जब जानवर आकर्षित हो गए तो फिर उनको पालने के लिए सोचने लगे। ठीक है, और सोचिए आरंभिक मानव कितना बुद्धिमान था कि उसने सबसे पहले कुत्ते को पाला। ठीक, सबसे पहले किसको पाला? कुत्ते को पालतू बनाया। क्यों बनाया होगा? आपके माइंड में प्रश्न आ रहा है। गाय को पहले नहीं बनाया, बकरी को नहीं बनाया, जबकि ये दूध देती है। कुत्ता क्या देता है? कुत्ता रखवाली करता है। तो वो लोग सोचिए कितने दिमागी रहे होंगे कि वो ये चीज एकदम समझ गए कि कुत्ते से वफादार कोई जानवर नहीं। अगर हम कुत्ता रखेंगे तो हमारा पूरा जो परिवेश है, थोड़ी जो घर के आसपास का इलाका है, पूरा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, कोई किसी हमले से बच जाएगा, कोई जानवर आएगा तो भौंकेगा। ठीक, तो लोग, पहले के लोग भी बहुत ज्यादा दिमाग वाले थे, यानी कि आप कह सकते हैं बुद्धिमान लोग थे। तभी उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला, फिर उसके बाद गाय, बकरी, ये सब पालना शुरू किया। किस लिए? उससे दूध के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं बचने की प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, इसे आप देख लीजिए। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। क्या दिया गया है? बचने की प्रक्रिया का नाम। प्रश्न आ सकता है पीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में, इतना महत्वपूर्ण है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को किस प्रक्रिया का नाम दिया गया है? बचने की प्रक्रिया का। ठीक दोस्तों, ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में बहुत धीमे धीमे बढ़ती गई। ठीक है, ये लगभग 12,000 वर्ष पूर्व अपनाई गई। ये प्रक्रिया 12,000 वर्ष पूर्व से चल रही है। ठीक, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। पहले का जो आरंभिक मानव था, मैंने आपसे कहा है बहुत बुद्धिमान था। वो इतना बुद्धिमान था कि ये जैसे पौधे हैं तथा जानवर जंगली पौधे और जानवरों से एकदम भिन्न होते थे। वही चीज बसाता था अपने आसपास जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे जानवर में भेड़, बकरी, गाय, ऐसे जानवर बसाता था। ठीक, पौधे में पौधा जो उसके लिए उपयोगी है, जिसमें बड़े बड़े अनाज हो, जिससे वो आराम से उठा के ले जाए और खाए, ऐसे अनाजों को वो उगाता था। ठीक है, तो देख लेते हैं वो क्या करता था। पौधे तथा जानवर कैसे हों? बीमार ना हो। सबसे पहली बात कौन सी वो ध्यान में रखता था आरंभिक मानव? कि पौधे तथा जानवर बीमार ना हो। ठीक, ऐसे बसाया गया। मैं आपको समझा रहा हूं कि बसने की प्रक्रिया में कौन किस बातों का ध्यान रखे हैं वो लोग। पौधे तथा जानवर कैसे हों? बीमार ना हो। पौधे बड़े दाने वाले अनाज हों।
ये भी ध्यान रखते थे पौधे लगाते वक्त, जब बसने की प्रक्रिया में पौधे लगाते हैं ना, तब पौधे लगाते वक्त ये ध्यान रखा जाता था कि बड़े दाने वाले अनाज हों। और जानवर में क्या ध्यान रखते थे कि आगे प्रजनन के लिए चुना जाता हो, ठीक, और अहिंसक हो। अहिंसक मतलब समझ रहे हैं, लड़ाकू ना हो, अहिंसक हो, एकदम शांत स्वभाव वाला जानवर, ठीक। अगर आप दूर हैं तो दूर लें, ठीक, लात नहीं मारे, आशा है आप समझ रहे हैं। तो अहिंसक का मतलब आप समझ गए। और जानवर अहिंसक हो, ऐसे जानवर वो पालते थे, ठीक, उनकी देखभाल करते थे। पौधे ऐसे लगाते थे जिससे महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हो, उनको पौधे के फल प्राप्त हो। वास्तव में आज हम जो भी भोजन करते हैं वो सब बसने की प्रक्रिया के तहत ही करते हैं, ठीक। अगर ये नहीं होता, पहले के लोग ये सब बसने की प्रक्रिया ना किए होते, तो हम लोग आज क्या खाते। ये वैसे पौधे चुन चुन के लगाए हैं, ठीक, इसीलिए हम लोग आज उनका सेवन कर रहे हैं। अगर ये कुत्ता ना पालते, कुत्ता सबसे पहले पाला गया, अगर ये ना पालते तो आज हमारे पास सबसे वफादार कौन सा जानवर होता। सबसे वफादार जानवर कौन है, कुत्ता है ये, ठीक। तो इसके बाद हम लोग भेड़ और गाय पालना शुरू किए, ठीक है। आशा है ये समझ में आ गया आपको। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है, ये एनसीईआरटी में कहा गया है। क्यों कहा गया है कि जानवर से बच्चे होते हैं, ठीक, जानवर का बच्चा होता है और इससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब संख्या बढ़ेगी तो हमें जानवर से क्या प्राप्त होता है। मान लीजिए गाय है तो उससे दूध प्राप्त होता है, और कोई जानवर है तो उससे मांस प्राप्त होता है। तो ये एक तरीके का भंडारण ही तो हुआ। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पशुपालन, पशुपालन क्या है, पशुपालन खाद्य भंडार का एक बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण तरीका है। इस चैप्टर के आरंभ में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब वो अपना स्थायी निवास बनाने लगा। उसका प्रमाण मिलता है बुर्ज होम से। बुर्ज होम हम आपको इसकी पिछली क्लास में मैप में समझा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुर्ज होम स्थित है, ठीक, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी था, यहाँ भी देख लेते हैं। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ पे, गड्ढे के नीचे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ठीक। एक लाइन में आ सकता है प्रश्न कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, ठीक। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं और पूछे भी गए हैं, इसलिए आप गड्ढे के नीचे घर को गर्तवास याद रखिए, ठीक। ये क्या है, गर्तवास है। तो ऐसे जैसे समतल भूमि है तो उसमें क्या होता था, गड्ढा बन जाता था। ये समतल भूमि है, उसमें गड्ढा बना देंगे और सीढ़ियां बना देंगे उतरने के लिए, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, गर्तवास कहेंगे। समझ गए आप, ठीक। उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे फायदा क्या मिलता था कि इसके ऊपर वो छप्पर लगाते थे। बहुत वीआईपी व्यवस्था आप मान सकते हैं तब की, ठीक, कि जमीन है, जमीन में गड्ढा खोदेंगे और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाएंगे उसी जमीन में, ठीक है। उसके बाद जो किनारे किनारे हैं, मान लीजिए उसके जो चारों कॉर्नर है उस पर छप्पर लगा देते थे, जिससे बारिश धूप इन सब से वो बच पाते थे। ठंड में बढ़िया ऊपर छप्पर लगा है और नीचे आराम से रह रहे हैं, तो ठंड से भी बचते थे, बारिश से भी, धूप से भी, ठीक। मानव स्थायी जीवन की ओर, उसका मतलब स्थायी बसेरा हो चुका था, ठीक है। तो ऐसा प्रमाण कहाँ मिला है, बुर्ज होम में मिला है, ठीक। बहुत सारी जगहों में पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक। ओखली और मुसली जैसे औजार तो आज भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तब जो लोग बनाए थे वही हूबहू आज भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक। धीरे धीरे विकास होता गया, मानव आगे बढ़ता गया, अपनी जरूरत के लिए खेती भी करता था, कृषक भी बन गया, ठीक। और भी जरूरत हुई तो कपास के पौधे लगाना शुरू कर दिया, कपड़े भी बुनने लगा, ठीक। कपड़े पहनने की कला आ गई उसके अंदर, क्योंकि कपड़ा बुनेगा तो पहनेगा भी तो पहले, या फिर बिना कपड़ों के रहता था, या फिर पत्तों को अपने वस्त्र के रूप में बना के पहनता था, ठीक है। अगला टॉपिक है मेहरगढ़, जो कि मैं आपको मैप में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। एक बार थोड़ा सा आपको फिर बता देते हैं कि जो बोलेन दर्रा है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, वहां पे मेहरगढ़ स्थित है, ठीक। यहाँ पे चौकोर या आयताकार घर मिले हैं, घर आप कह सकते हैं, ऐसे आप ये ऐसे मान सकते हैं। और इनमें ये मतलब जमीन में
ये चौकोर 4 दीवाली उठी थी, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इनमें रखने के लिए यहाँ पे ये अपना अनाज का भंडार रखते होंगे और इन्हीं में रहते होंगे, ऐसा माना गया है। जब इनकी मृत्यु होती है तो ऐसा मानते हैं कि परलोक या जहां भी ये लोग मरने के बाद, जहां भी इंसान मरने के बाद जाता है वहां पर भी उसको भूख लगती है, इसलिए शिकार, वो पहले शिकार करता था बकरी, भेड़, इन सब का, हिरण का। तो बकरी साथ में इंसान के साथ में बकरी भी दफना दी जाती थी, जिससे उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा। साथ में कुछ सामान भी, जैसे कपड़े हो गए और तमाम खाने की चीजें, साथ में सामान और बकरी और इंसान का मृत शरीर दफना दिया जाता था, ठीक। तो मेहरगढ़ के बारे में आप जान चुके हैं। मेहरगढ़ परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो मेहरगढ़ और ये बुर्ज आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर यहीं से खत्म होता है। आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप अन्यत्र जो है ये खुद से पढ़ेंगे। हर पाठ के चैप्टर के अंत में ये अन्यत्र मिलता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और रोचक चीजें दी जाती हैं आपके पढ़ने के लिए। तो आप इसको पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जब आप कोई चैप्टर खत्म करेंगे तो उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां एनसीईआरटी में देता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और वन डे एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी में देता है वो आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, इससे आप अपनी जांच कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने जो पढ़ा दिया है आप उसको, अब पूरी किताब को एक बार सरसरी नजर से पढ़ डालिए, ठीक। उससे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स अपने पास लिख के रखिए। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है आप हमें वीडियो लाइक करके और कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे जरूरतमंदों तक ये महत्वपूर्ण क्लासें पहुंच सकें, ठीक है। धन्यवाद।